નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું આપની સાથે સંધ્યા. ચક્રવ્યૂહમાં ચહેરો, એવા ચહેરાને આજે અમે આપની સાથે મળાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમણે આંદોલનથી શરૂઆત કરી, રાજનેતા બન્યા, મુખ્યમંત્રી બન્યા અને ત્યારબાદ 2 સ્ટેટ પણ તેઓએ જીત્યા. હવે ત્રીજા સ્ટેટ પર નજર છે. આ સ્ટેટ તેઓ જીતી શકશે, જનતાના દિલ જીતી શકશે કે નહીં, તેની આજે बात करीशूं. सीधा ज आपनी साथे रूबरू करावा जई रही छूं. मेरे साथ जुड़े हैं अरविंद केजरीवाल जी, आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री. अरविंद जी, खूब खूब स्वागत है आपका. और आम कहिए कि एक साथे 2 सीएम साथे कदाच हूँ मुलाकात करी रही छूं, एवं कदाच आपना મંતવ્યમાં કદાચ એવું હોય, કારણ કે એક સાથે 2 સીએમ, કારણ કે અરવિંદ કેજરીવાલજી પહેલા જ કહી ચૂક્યા છે કે અમે સીએમ ચહેરો જાહેર નથી કરી રહ્યા, અમે સીએમ આપી રહ્યા છે. તો બીજી શખ્સિયત આપણી સાથે છે ઈશુદાન ગઢવીજી. ઈશુદાનભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. મારે કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે આમ આદમી પાર્ટી તરફથી તેઓ સીએમ પદનો ચહેરો પણ છે. ખૂબ ખૂબ स्वागत आप બંનેનું. अच्छा, मैं पहले अरविंद जी आपसे ये पूछना चाहती हूँ, गुजरात की हवा कैसी लगी? बहुत अच्छी. गुजरात के लोगों ने जितना प्यार दिया, जितना सत्कार दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी. और मैं गुजरातियों का, गुजरात के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. बहुत लोग मुझे अपना भाई कहते हैं और कई बुजुर्ग मुझे अपना बेटा कहते हैं, और गुजरात के लोगों ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया है. तो मैं भी गुजरात के लोगों को कहना चाहता हूँ कि गुजरात में सरकार बनेगी तो आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूंगा चुनाव के बाद. जी, क्योंकि अब तक तो आप कहते आए हैं कि एक मौका केजरीवाल को, अब आप बोल रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल और एक मौका ईशुदान को. गुजरात की जनता बोल रही है कि यहाँ पे विकास हुआ है, यहाँ पर शांति है, क्यों दे केजरीवाल जी को या ईशुदान जी को वो वोट क्यों दे? ऐसी क्या बात है? जनता खुश नहीं है. जनता अगर खुश होती तो 6 महीने के अंदर हमें इतना ज़्यादा जनाधार कैसे मिल सकता था. जैसे आप दिल्ली में आइए, दिल्ली में पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली 70 में से, कांग्रेस को 0. दूसरे चुनाव में 5 साल के बाद हमने इतना अच्छा काम किया, 70 में से केवल 8 सीट मिली बीजेपी को, कांग्रेस को 0. गुजरात के अंदर जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है, इसलिए एक तीसरे विकल्प को चांस दे रही है गुजरात की जनता, इसलिए इतना ज़्यादा जनाधार देखने को मिल रहा आपको. तो इसका मतलब अभी तक विकल्प नहीं था लोगों के सामने, कोई अच्छी पार्टी नहीं थी, कोई बीजेपी को टक्कर नहीं दे रहा था. पहली बार एक विकल्प मिला जो हम कह रहे हैं कि हमें वोट दो, 1 मार्च से आपकी बिजली फ्री हो जाएगी. लोग कह रहे हैं हाँ, बात तो ठीक कह रहा है, बीजेपी को वोट देने से तो कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस को वोट देने से भी कुछ नहीं मिलेगा, आम आदमी पार्टी को वोट देने से घर का खर्चा तो कम से कम बचेगा, बिजली फ्री हो जाएगी. हम कह रहे हैं हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, आपका इलाज फ्री में कराने के लिए खूब सारे अस्पताल बनाएंगे. दिल्ली में करके आए हैं, झूठ नहीं बोल रहे, दिल्ली में सब किया ये. तो लोग कह रहे हैं यार ऐसी बात तो आज तक कभी नहीं की. 27 साल में बीजेपी ने कभी स्कूल और अस्पताल के नाम पे वोट ही नहीं मांगा. 27 साल छोड़िए, आप तो इतनी सीनियर पत्रकार हैं, आज़ादी के बाद से 75 साल में किसी भी पार्टी ने देश के किसी भी हिस्से में जाके कहा कि मैं आपके बच्चों के लिए स्कूल बनाऊंगा इसलिए वोट दो, मैं आपके परिवार के लिए अस्पताल बनाऊंगा इसलिए वोट दो? पहली बार एक पार्टी है, नई बातें कर रही है, अच्छी बातें कर रही है, जनता की बातें कर रही है, जनता को ये बहुत पसंद आ रहा है. जी, ईशुदान भाई पास जी, परंतु ये पहला ये सवाल मेरा आपसे भी है केजरीवाल जी, क्योंकि कल ही अमित शाह जी ने हमारे एक शो में कहा था कि आपने फ्री बीस की घोषणा की है, उसका आंकड़ा गुजरात के बजट से भी ज़्यादा है, ये कहाँ से लाएंगे आप? वो उनका हिसाब थोड़ा गड़बड़ है. अच्छा, पर मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, अब मुझे हिसाब भी देने की ज़रूरत नहीं है. मैंने करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, गुजरात में भी कर देंगे. जब मैं दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ा था 2013 में, तो यही क्वेश्चन बार बार सब मेरे ऊपर फेंकते थे केजरीवाल. मैंने कहा था उस टाइम, तो मैंने फ्री भी नहीं बोला था, मैंने कहा था मैं बिजली के दाम आधे कर दूंगा और पानी मुफ्त कर दूंगा. सारी पार्टियां मुझे गालियां देती थी, झूठ बोल रहा है केजरीवाल, झूठ बोल रहा है केजरीवाल, हो ही नहीं सकता. मैं कहता था मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, इनकम टैक्स में काम करता था, अकाउंट्स भी आते हैं, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ, मैं पूरी कैलकुलेशन करके लाया हूँ. 49 दिन की सरकार में मैंने बिजली के रेट आधे कर दिए और पानी मुफ्त कर दिया. फिर जब दोबारा सरकार आई तो मैंने बिजली मुफ्त कर दी, महिलाओं का किराया मुफ्त कर दिया, बच्चों की शिक्षा मुफ्त कर दी, लोगों की दवाइयाँ मुफ्त कर दी. कहाँ से आया पैसा? भ्रष्टाचार ख़त्म कर दिया. इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है, मैं बता नहीं सकता. और गुजरात में तो बहुत ज़्यादा है,
इसको भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे, पैसा ही पैसा है, आप चिंता मत कीजिए। गुजरात का लोन भी ख़त्म कर देंगे, गुजरात का बजट जो घाटे में जा रहा है वो भी फ़ायदे में होगा। दिल्ली का फायदा, पहले घाटे में होता था बजट, अब फ़ायदे में होता है बजट। જી ઈશુદાનભાઈ, ફ્રીની રેવડી હજમ થશે? આમ તો ગુજરાતીઓને સ્વીટ વધારે ભાવતી હોય છે, ગળ્યું વધારે ભાવતું હોય છે, આ રેવડી હજમ થશે કે નહીં થાય? ગુજરાતનો 3.5 લાખ કરોડનું દેવું છે, કશું ફ્રી નથી ગુજરાતમાં। તમે મને દેખાડો, અત્યારે તમારો ને મારો અકસ્માત થાય, ન કરે નારાયણને ખાનગી હોસ્પિટલમાં વયા જાઓ, 20 લાખનો બિલ આવે, તમારે મારે ભરવું પડશે આપણા એફડી તોડાવીને। દિલ્હીમાં કોઈ પણનો અકસ્માત થાય, ન કરે નારાયણ ભાજપના કાર્યકર્તાનો થાય, એનો 1 લાખનું બિલ આવે કે 1 કરોડનું બિલ આવે, દિલ્હીની સરકાર ભોગવે છે। આટલું બધું કરવા છતાં દિલ્હીની એકમાત્ર હિન્દુસ્તાની અરવિંદ કેજરીવાલજીની સરકાર છે જે નફામાં ચાલે છે, અને ગુજરાતમાં કશું જ ફ્રી ન આપવા છતાંય 3.5 લાખ કરોડનો કરજો છે અને બીજું 50,000 કરોડ રૂપિયા માંગ્યા છે। એટલે નિયત ખરાબ છે, ભ્રષ્ટાચાર ચરમસીમાએ। તમે વિચાર કરો, મોરબીમાં મોરબીવાસીઓએ ભાજપને મત આપ્યા, ભાજપે શું આપ્યું? મોત આપ્યું। શું કામ? કે એ જે બ્રિજ છે મેન્ટેનન્સ આપવા માટે જે હતું એનો ટેન્ડર વગેરે જ એમણે આપી દીધું। 150 લોકોના મૃત્યુ થયા છે, એક બી મંત્રી રાજીનામું આપ્યું તો મને કહો। અને સાથે સાથે એ ભ્રષ્ટાચાર થયું છે એ સાબિત થઈ ગયું ત્યાં, એટલે ચરમસીમા ઉપર છે। તમે ભાજપના જેટલા બિલ્ડર મિત્રો છે એને તમે એમ કહો કે તમારા સંતાનની સોગંદ ખાઓ, ભ્રષ્ટાચાર તમે એમને પરમિશન આપે છે કે રૂપિયા આપવા પડે, તો એમ કહે છે કે રૂપિયા આપવા પડે છે। વેપારીઓને ડરાવે છે, ઉદ્યોગપતિઓને ડરાવે છે, બધાને ડરાવીને રાખ્યા છે, રાજકીય નેતાઓને ડરાવે છે, ભાજપના નેતાઓને જુઓ, તમામને डराવીને રાખ્યા છે। बिल्कुल, परंतु केजरीवाल जी, आप बता रहे हैं कि हम फ्री देंगे, बिजली देंगे, पानी की बात करें, स्कूल की बात करें, तो फिर हिंदुत्व का मुद्दा कैसे आपको आगे करना पड़ा कि नोट पर हम लक्ष्मी जी की फ़ोटो, गणपति की फ़ोटो, ये हिंदुत्व का सहारा क्यों लेना पड़ा? नहीं, हिंदुत्व का जो मैंने बोला वो अपने दिल से बोला, और भगवान के आशीर्वाद लेने के लिए, देश के लिए बोला कि हमारा देश 75 साल हो गए इतना पिछड़ा है, तो हम मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे, आगे भी करेंगे, सभी सरकारें मिलकर अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं। लेकिन कोई भी काम, कई बार हम देखते हैं बच्चा खूब पढ़ाई कर रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल रही, पेपर में नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद नहीं है। तो मेहनत भी करनी है और ऊपर वाले का आशीर्वाद भी चाहिए, दोनों हो जाएं तभी फल मिलता है। तो मैंने कहा कि हम पूरा देश मिल के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद भी साथ में मिले तो फल मिलेगा। तो उसके लिए मैंने कहा था कि नोट के ऊपर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आया, जैसे ही मैंने कहा बीजेपी इतना विरोध कर रही है, इतना विरोध कर रही है, बीजेपी के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, मेरे को तो समझ में नहीं आता। नहीं, वो बोल रहे हैं कि गांधी जी का अपमान किया है आपने। नहीं, गांधी जी का रहे, एक तरफ गांधी जी का रहे, एक तरफ गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर है, दोनों रहनी चाहिए। अच्छा, आप मानते हैं। चलिए ઈશુદાનભાઈ, 2017 પાટીદાર મુદ્દો હતો, આ વખતે શું લાગે છે, કયા મુદ્દા છે? જો આ વખતે એક તો મોંઘવારી છે, બેરોજગારી છે, આ વખતે તમે જુઓ ભ્રષ્ટાચાર છે, શિક્ષણ સારું નથી, અત્યાર સુધી કોઈ આના નામે મત જ નથી માંગ્યો। 2017માં આપણે બધા મતદાન આપવા ગયા હતા, કયા મુદ્દા ઉપર હતા? કોઈ મુદ્દો જ નહોતો। આંદોલનો ચોક્કસ હતા, અનામતના હતા, ઓબીસીના હતા, દલિત સમાજના હતા, બધા લોકો પરેશાન હતા। પણ હિન્દુસ્તાનમાં અરવિંદ કેજરીવાલજી એક એવા નેતા છે ને એક એવી પાર્ટી છે જે તમારા બાળકોના ભવિષ્ય માટે मतदान એટલે માંગે છે। जी जी, सीएम चेहरा तय करना वो पार्टी का डिसीजन होता है, लेकिन यहाँ पे एक पाटीदार बड़ी वोट बैंक के तौर पर देखा जाता है। ओबीसी चेहरा ईसुदान का तय करना और जाहिर करना, क्या आपको लग रहा है कि ये आपकी एक रणनीति है या फिर ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है आपका? पहली चीज़ तो हमने तय नहीं किया, गुजरात के लोगों ने तय किया। लगभग 15 लाख लोगों ने फ़ोन किया और उसके बेसिस पे तय किया। लोग सवाल पूछ रहे कहाँ से, हमने तो देखा नहीं है ये सब, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं, लोगों ने तो फ़ोन किए हम लोगों को, हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, और सोशल मीडिया के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए काफ़ी सारे वो आए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपका प्रश्न है, किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा, मैसेज में लिखा कि आप OTP कार्ड खेल रहे हैं। तो मैंने कहा ये OTP क्या होता है? तो बोला कि O से OBC, आपने अपना सीएम चेहरा ओबीसी डिक्लेयर किया तो ओबीसी समाज बहुत खुश है गुजरात का, आपको ओबीसी के वोट मिलेंगे। टी फॉर ट्राइबल, तो ट्राइबल एरियाज़ के अंदर ज़बरदस्त माहौल है हमारा, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, ट्राइबल आपको वोट दे रहे हैं। और पी फॉर पाटीदार, कि आपका अध्यक्ष जो है पार्टी का वो पाटीदार है, तो पाटीदार भी आपको वोट देंगे क्योंकि पाटीदार बीजेपी से नाराज़ हैं। तो बोला ये तीनों मिला के लगभग 80-90% हो जाते हैं, तो आपको तो सरकार अच्छा, बनेगी, दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन मैंने कहा कि हम कोई कास्ट वास्ट नहीं करते, हम सबके लिए काम करेंगे। बिजली फ्री करेंगे तो सबकी करेंगे, स्कूल बनाएंगे सबके बच्चों के लिए बनाएंगे। जी,
ઈશુદાનભાઈ, ગુજરાતમાં આમ કહેવાય છે કે બીજેપી અને કોંગ્રેસ અત્યાર સુધી લડે છે, આમ આદમી પાર્ટી હવે આવીને લડી રહી છે, પરંતુ તમારી સીધી લડાઈ કોની સાથે છે? બીજેપી સાથે, કોંગ્રેસ સાથે છે, કોની સાથે છે? કારણ કે માની લો કે તમે બીજા નંબર ઉપર આવી શકો, જે રીતે તમે પણ કહી રહ્યા છો, આત્મવિશ્વાસ તમારું બોલી રહ્યો છે, પહેલા નંબર માટે લડાઈ છે, બીજા નંબર માટે લડાઈ છે? સમજો, ભાજપ અહીંયા લોકપ્રિય હતી જ નહીં. કોંગ્રેસની ઈલુના કારણે ભાજપ છે એ જીતતી હતી. લાસ્ટ ટાઈમ પર તમને ખબર હશે 16 થી 17 સીટો ઉપર ભાજપે નક્કી કરીને કોંગ્રેસની ટિકિટો અપાવી અને આખું માહોલ બનાવી 99 ઉપર લઈ ગયા. 2017માં કોંગ્રેસને લોકોએ છેલ્લો ચાન્સ આપ્યો હતો, એ લાસ્ટ ચાન્સ હતો કોંગ્રેસનો, પણ કોંગ્રેસના વેચાઈ ગયા. 77 લોકોમાંથી અત્યારે 60 છે, 17-18 લોકો છે ભાજપમાં વેચાઈ ગયા બોલી લગાવીને. કોંગ્રેસનો વિશ્વાસ ખતમ થઈ ગયો. એનો તમને પુરાવો આપું. ફેબ્રુઆરી 2021માં 31 જિલ્લા પંચાયતમાંથી કોંગ્રેસની 0 આવી, વોટ બેંક ખતમ થઈ ગઈ. જ્યારે બે પાર્ટીમાંથી કોઈ એક નબળી પડે ને ત્યારે ત્રીજી પાર્ટીને લોકો સ્વીકારતા હોય છે. અરવિંદ કેજરીવાલજી આમ આદમી પાર્ટીને સ્વીકાર્યું, અને આજે તમે જુઓ એન્ટી ઇન્કમન્સી ભાજપની સામે છે, કોંગ્રેસ તો ખતમ છે. એટલે 1.5 વર્ષ પહેલાં જ અમે એલઓપીની તો જગ્યા અમે લઈ જ લીધી છે. હવે અમારી જે લડાઈ છે સત્તાની છે, કારણ કે લોકોને ઉમ્મીદ જાગી છે. ગરીબ વંચિત શોષિતો વિચારી રહ્યા છે કે આ વખતે પરિવર્તન જોઈએ છે, કારણ કે આ લોકોએ મોંઘવારીથી મારી નાખ્યા છે. તો આ બધા લોકો જો આમ આદમી પાર્ટીને મતદાન કરે તો મતદાન થાય 2.5 કરોડ. 2.5 કરોડ મતદાન થાય તો 1 કરોડ 49 લાખ ભાજપને મળ્યા હતા, કોંગ્રેસને 1 કરોડ 24 લાખ મળ્યા હતા. તો આ વખતે ભારી પૂર્ણ બહુમતી આમ आदमी पार्टी नहीं गुजरात ની जनता ની सरकार बनी थी. जी अरविंद जी, जिस तरह से ईसुदान जी भी बता रहे हैं कि कांग्रेस से जीतते हैं फिर बीजेपी में चले जाते हैं, आपके जो भी मान लीजिए आने वाले टाइम में विधायक बनेंगे तो क्या ऐसी क्या गारंटी है कि वो भी नहीं चले जाएंगे, आपके साथ में रहेंगे? आज तक नहीं गए. और सबसे बड़ा हमारा टेस्ट था जब हमारी पहली सरकार बनी थी दिल्ली में. उस टाइम हमारे पास 28 MLA थे. दिल्ली में सरकार बनाने के लिए 36 चाहिए होते हैं, बीजेपी के 32 थे. बीजेपी को केवल 4 तोड़ने थे हमारे 28 में से, एक भी नहीं टूटा. तो ऐसे कई मौके आए जब बीजेपी ने हमारे लोगों को तोड़ने की बहुत कोशिश की, नहीं तोड़ पाए. ये फेविकल कोल का जोड़ है, टूटता नहीं है. जी, कोई जादू किया है या फिर जोड़ी है ये? नहीं, जादू नहीं किया है. एक परिवार है, हम लोग सब परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे से मिल के रहते हैं. બિલકુલ. તો આવા નીડર, આવા બાહોશ દ્વારકા સીટની વાત ચાલતી હતી, જામ ખંભાળિયા પહોંચી ગયા, ક્યાંક ડર લાગ્યો દ્વારકા સીટ ઉપર? નહીં, દ્વારકાની વાત જ નથી ચાલતી. જો લોકો પ્રિડિક્શન કરે, કંઈ પણ પત્રકાર પર પ્રિડિક્શન કરે. બીજું કે મારા માટે આગ લાગે ત્યાં ધુમાડો ઉડતો હોય છે. નહીં, 182 સીટ માટે મારા માટે તો મને તો સંગઠનમાંથી 5 સીટો ઉપરથી લોકોએ કીધું હતું, મારા સંગઠનના મિત્રો, સાહેબ અહીંયાથી લડો, સાહેબ અહીંયાથી લડો, તમે ફોર્મ ભરીને વહી જાઓ, તમારે ગુજરાત આખાની જવાબદારી છે. જો મારા માટે મેં કીધું ને કે ઈશુદાન ગઢવી નથી હારવાનો, ગુજરાતના ખેડૂતો હારશે, બેરોજગાર યુવાનો હારશે, આ લોકોએ જે ષડયંત્રો કરે છે હરાવવા માટેના, કોઈ ફરક નહીં પડે. ગુજરાતની જનતા જીતાડે છે, અને ગુજરાતની જનતા 182 ઉપર જ્યારે વિશ્વાસ મૂક્યો હોય, લાખો મિસકોલ મારીને જ્યારે એમણે વિશ્વાસ મૂક્યો હોય, તો આજે ખંભાળિયાવાસી દ્વારકાવાસીઓ શું કહે છે ખબર છે કે અમારે હવે ભાજપ કોંગ્રેસ નથી જોવું, બીજી પાર્ટીઓ નથી જોવી, ઈશુદાનભાઈ અમારા મુખ્યમંત્રી તરીકે અહીંથી જાય છે, એ જ છે. પાર્ટી કરતા મોટો ચહેરો બની ગયો છે, પાર્ટી से बड़ा चेहरा हो गया है. હું ભાજપ કોંગ્રેસની વાત કરું છું. नहीं, आप જ बोली રહ્યા છો ઈશુદાનભાઈ. केजरीवाल जी से मेरा ये सवाल है. હું એમ કહું છું કે ભાજપ કોંગ્રેસના નેતાઓ આવીને મને એવું કીધું કે અમારે પાર્ટી નથી જોવી, હવે અમે ભાજપમાં છીએ ભૂલી ગયા છીએ, કોંગ્રેસમાં છીએ ભૂલી ગયા છીએ. આ વખતે ઈશુદાનભાઈ ગઢવી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી સીએમ તરીકે ત્યાંથી લડી રહ્યા છે. દ્વારકા જિલ્લાનો લાલ છે અમારે, હવે દ્વારકા જિલ્લાનો મુખ્યમંત્રી પહેલી વખત બની રહ્યો છે, તો અમારે પાર્ટી નથી જોવી, અમે ભાજપ કોંગ્રેસ છોડીને તમારી સાથે આવી છીએ. કેટલા લોકો પર કાલે केजरीवाल जी पार्टी से बड़े चेहरा हो गया है क्या यहाँ पर? लोग हमें क्यों वोट दे रहे हैं? 2 कारण से वोट दे रहे हैं. चेहरे की वजह से नहीं दे रहे, ना केजरीवाल का चेहरा ना ईशुदान का चेहरा. एक 27 साल के भाजपा के शासन की वजह से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ है. इतनी ज़्यादा नाराज़गी है 2017 में भी बदलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं हमें नहीं बदलना, ये ठीक है. अब फिर बदलना चाहते हैं, अब मौका मिला. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक उम्मीद दी है. पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, आपके बच्चों के स्कूल बना देंगे, अस्पताल बना देंगे, आपके बच्चों को रोज़गार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, हर महिला को 1000 रुपये. कभी सुना ही नहीं था लोगों ने. નવી રાજનીતિમાં જામ ખંભાળિયાથી કેટલા મતોથી જીતી રહ્યા છો? નહીં, મેં કહ્યું ને કે
ગુજરાતની જનતા ઉપર વિશ્વાસ રાખી, ખંભાળિયાની જનતા ઉપર વિશ્વાસ રાખી અને ન માત્ર હું, ગુજરાતમાં પૂર્ણ બહુમતની સાથે જે સામાન્ય કારણ કે અમે બધા સામાન્ય ઘરમાંથી આવીએ છીએ, ખેડૂતના, માલધારીના, નાના નાના ભણેલા ગણેલા બધા, કોઈ બુચસ્યો નથી, કોઈએ બેંકને ફ્રોડ કર્યું નથી એવા લોકો નથી, કોઈએ બેંકો ઉઠાવી નથી, કોઈ એવો વ્યક્તિ નથી કે જેણે ભ્રષ્ટાચાર કર્યો હોય. આવા નવા નવા લોકો યંગ આવ્યા છે પૂર્ણ બહુમત સાથે. જેમ પંજાબ અને દિલ્હીમાં આવ્યું, પંજાબમાં 92 સીટ આવી 117માંથી, એમાં 82 એવા છે સાવ નવા ફ્રેશ છે. અમે બધા ફ્રેશ છીએ. અમે ફોર્મ ક્યારે ભર્યું નથી, વિચાર્યું નહોતું કે અમે ધારાસભ્યને ફોર્મ ભરીશું. અરવિંદ કેજરીવાલજી જેવા લોકોએ રાજનીતિ બદલી અને એક સામાન્ય પરિવારમાંથી, ખેડૂતને માલધારી પરિવારમાંથી આવતા યુવાનને તક આપી. એક આંકડો નહીં આપો. પાટીદાર, હું આવું છું, પાટીદાર યુવાનનો 33 વર્ષનો યુવાન કોઈ પાર્ટીનો અધ્યક્ષ બની શકે ગુજરાતમાં ઇતિહાસમાં દેખાડો મને, બરાબર છે? ગોપાલ ઇટાલિયા, નાનો એવો છોકરો. અને આ વિશ્વાસ અરવિંદ કેજરીવાલજીએ મૂક્યો અને આખા ગુજરાતની જનતાએ એને સ્વીકાર્યો. આજે તમે વિચાર કરો, પૂર્ણ બહુમત સાથે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બને છે અને એ વિશ્વાસ રાખો ખંભાળિયાવાસીઓ પણ ખૂબ સમજદાર છે. નહીં, બીજેપી 182 કહે છે, કોંગ્રેસ 125 કહે છે, તમે તો કહો આંકડો, પૂર્ણ બહુમત, પણ એક આંકડો તો આપો. તમે તમારો આંકડો આપો, તમારી ટીમનો આંકડો આપો. સમય આવે આંકડો આવશે. જો આંકડાની માયાજાળ છે ને એ કેવી છે, એ ટ્વિસ્ટ કરવાની છે. પણ હું તો આંકડાના ધુરંધર સાથે વાતચીત કરી રહી છું. તો ત્યાં તો મારે આંકડો જોઈએ. કેજરીવાલજી, આંકડાની માયાજાળમાં તમે પણ નથી માનતા, રાइट? तो क्या एक वो फिगर क्या होगी आपकी, आप बता दीजिए. क्योंकि आप सबको है ना कांग्रेस की फिगर लिख के देते हैं. मैं आज चाहती हूँ कि आप अपनी फिगर, आप कितनी सीटों पर आ रही है, मैं तो ये फिगर चाहती हूँ. थोड़ा इंतजार कीजिए. अच्छा, एक फीमेल रिक्वेस्ट कर रही है मेरी एक इंटरव्यू और चुनाव के 3 दिन पहले करना, उसमें लिख के. अच्छा, इसमें कुछ तो लिख के दे दीजिए, कुछ तो लिख के दीजिए. क्या लिख के देते हैं? मैं अभी मैं कांग्रेस का ही लिख के देता हूँ आपको. नहीं, सबको लिख के दिया सर जी, वैसा नहीं, कुछ अलग चाहिए इस बार. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये वाला चुनाव सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है. कांग्रेस जीत नहीं रही है. कांग्रेस की 5 से भी कम सीट आ रही हैं. मेरी सभी लोगों से अपील है, गुजरात के लोगों से, कि जो भी अब कांग्रेस की सीट, कांग्रेस को वोट देने की सोच रहा है, कांग्रेस को वोट मत दीजिए. आपका वोट खराब जाएगा, बेकार जाएगा. कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे हम बीजेपी के बहुत क्लोज हैं, वहाँ पे कांग्रेस कुछ वोट खराब कर रही है. अगर आपने वहाँ पे हमें वोट दे दिया तो वो सीटें भी हम बीजेपी से जीत जाएंगे. तो जितने लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आप कांग्रेस को प्लीज़ अपना वोट दे के ख़राब मत कीजिएगा. गुजरात के भविष्य की बात है, आपके परिवार के भविष्य की बात है. एक एक वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए ताकि हम भारी बहुमत से जीत सकें, स्थिर सरकार बना सकें, सारे वादे पूरे कर सकें. ठीक है, 1-2 सवाल मेरे और भी हैं. स्थिर सरकार का आपने बताया है, जनता वो तो जिताएगी, पता चलेगा आने वाले टाइम में. लेकिन भरत सिंह सोलंकी जो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ टाइम पहले उन्होंने बोला कि आने वाले वक्त में शायद आपसे गठबंधन के लिए वो रेडी है. क्या ऐसा चुनाव के बाद ऐसा देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस और आप साथ में बैठे हों? अगर सीटों की बात आई, सरकार बनाने की बात आई तो? आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग अफवाह चल रही है. कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से डील हो गई है. आम आदमी पार्टी ने हिमाचल छोड़ दिया कांग्रेस के लिए और कांग्रेस ने गुजरात छोड़ दिया आम आदमी पार्टी के लिए. तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हमने हिमाचल किसी के लिए नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने तो अपना गुजरात छोड़ दिया लगता है. तो मेरी ये इनका स्टेटमेंट भी उसी तरफ इशारा कर रहा है कि उनको कुछ सीट नहीं मिल रही है. मैं तो 5 बोल रहा हूँ, हो सकता है 0 आए चुनाव आते आते तक, जैसे दिल्ली में 0 आई थी. तो मैं फिर से आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट बर्बाद ना करें. सब लोग मिलके एक धक्का इस बार आम आदमी पार्टी को मारें. अच्छा, अब मान लीजिए आप बता रहे हैं जिस तरह से कि आपकी सरकार बन रही है या फिर बनाने जा रहे हैं, महिलाओं का क्या योगदान होगा, भागीदारी किस तरह से रहेगी महिलाओं की? हर चीज़ में भागीदारी रहेगी. जैसे बिना महिला के सहयोग के और बिना महिला की भागीदारी के घर नहीं चलता, ऐसे बिना महिला के सहयोग और महिला की भागीदारी के देश भी नहीं चलता और राज्य भी नहीं चलता. महिलाओं की बराबर की भागीदारी होगी, डिसीजन मेकिंग में भी होगी, इम्प्लीमेंटेशन में भी होगी.
कांग्रेस अभी एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चला रही है। दलपतनी एक कविता है कि ऊंट કહે આ સભામાં 18 રંગ વાંકાવાળી જે છે કે તમારા અમારું તો એક વાંકું છે, તમારા 18 છે, हमारी तो एक ही गलती हो सकती है कांग्रेस की, लेकिन आपकी तो 18 गलतियां हैं। सो कांग्रेस इस तरह का कैंपेन चला रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे अरविंद जी? आजकल कांग्रेस को कोई सीरियस नहीं ले लेता। हाँ, बीजेपी के साथ लड़ने की जगह कांग्रेस आपके साथ लड़ रही है। हाँ तो लड़ने दीजिए उनको, कोई जनता में इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए आम आदमी पार्टी को स्पेस मिल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जनता की बात कर रही है। बाकी पार्टियां क्या करती है, तू मैं। कांग्रेस ने ये कहा, आपको इस पे क्या कहना है। आम आदमी पार्टी ने ये कहा, आपको। जनता देखती रहती है यार ये चल क्या रहा है टीवी में, हमारी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, घर का खर्चा नहीं चल रहा, 25 तारीख को लोगों की तनख्वाह खत्म हो जाती है, 5 दिन कहाँ से गुजारें ये जनता को समझ नहीं आ रहा। ये आपस में तू मैं कर रहे हैं, जनता यूँ बैठ के देखती रहती है टीवी। पहली बार एक पार्टी आई है जो कह रही है हम तुम्हारे बिजली के बिल माफ़ कर देंगे, थोड़े पैसे बच जाएंगे, उससे अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे देना, आपके लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, आपके बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, रोजगार देंगे, आपके बच्चों का भविष्य बनाएंगे। किसी पार्टी ने ये बात नहीं की। हमें इस तू में कोई लेना देना नहीं है, लड़ने दो इनको आपस में। बीजेपी कांग्रेस की जो गुत्थम गुत्था होने दो, हमें क्या लेना देना है, हम आम लोग हैं इस देश के। जी, आपकी सरकार बनी या फिर आप अगर मेजोरिटी में आती है, 3 या 5 ऐसी कौन सी बातें होंगी लास्ट में? ये मेरा लास्ट। सबसे पहले बिजली, 1 मार्च से लोगों के बिजली के बिल 0 आएंगे, केजरीवाल की गारंटी है, टूटती नहीं है। दूसरा रोजगार पे तुरंत कुछ काम करना होगा, बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं। तीसरा, जितनी सरकारी नौकरियां हैं वो सारी कई साल से, जब भी पेपर होता है पेपर फूट जाता है। जब भी दिल्ली में हमारी 7 साल से सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। पंजाब में 8 महीने से सरकार है, एक भी पेपर नहीं फूटा। अभी अक्टूबर के महीने में पंजाब में कई सरकारी भर्तियां हुई हैं, 14, 15, 16 अक्टूबर को, एक भी पेपर नहीं फूटा। गुजरात में अब एक भी पेपर नहीं फूटेगा, जो पेपर फूटेगा, पेपर फोड़ने वाले को जेल भेजेंगे 10 साल के लिए। तो सारी सरकारी भर्तियां जितनी पेंडिंग है 1 साल के अंदर कंप्लीट कर देंगे। जी, ઈશુદાન ભાઈ, લાસ્ટમાં આપનું ક્લોઝિંગ કમેન્ટ। બિલકુલ, હું ગુજરાતની જનતાને વિનંતી કરું છું કે અરવિંદ કેજરીવાલજી કેવી રીતે ગુજરાતમાં રાજકારણમાં આવ્યા છે। આદિવાસીઓ માટે એમણે કીધું હિન્દુસ્તાનની પહેલી પાર્ટી એવી કે જે પેસા કાનૂન લાગુ કરશે। વર્ષોથી એમની માંગ છે, આદિવાસીઓને પૂછતું જ નથી કોઈ, આદિવાસીઓને ગ્રામસભામાં કોઈ સત્તા જ ન આપે। પીએમ મોદીએ કીધું કે મારી એબીસીડી ની શરૂઆત એથી થાય છે, નહીં, ફોર એ આદિવાસી। ખાલી કહેવાથી ન થાય। આજે તમે વિચાર કરો, પેસા કાનૂન લાગુ કેમ ન કર્યું? અરવિંદ કેજરીવાલજી એવું કીધું ગુજરાતમાં સરકાર આવશે, આદિવાસીઓ માટે પેસા કાનૂન લાગુ કરીશું। બીજું કે આદિવાસી એડવાઇઝરી કમિટી છે, એમાં ચેરમેન બતौर સીએમ હોય છે, સીએમ ના હોવું જોઈએ, આદિવાસી હોવું જોઈએ। અને એમાં એવો પાવર છે કે તમારે થાંભલો પણ આદિવાસી વિસ્તારમાં નાખવો હોય ને તો એડવાઇઝરી કમિટી એપ્રુવલ કરે પછી તમે નાખી શકો। તો આદિવાસીઓને વિશ્વાસમાં લઈને કામ થાય। આદિવાસીઓને ત્યાં સેંકડો હજારો સ્કૂલો આદિવાસી નેતાઓએ બંધ કરી દીધી છે, ભાજપના નેતાઓએ। એ બાળકો ભણી ન શકે એટલા માટે એના પહેલામાં રેલીઓ મારીએ। આદિવાસીઓ માટે અરવિંદજીએ કીધું કે સારામાં સારી સ્કૂલો બનાવીશું, હોસ્પિટલો બનાવીશું। સાહેબ, આદિવાસીના ઘણા લોકોને હું મળ્યો છું, 50 રૂપિયા સંધ્યાબેનના ખિસ્સામાં નથી હોતા, રડવું આવી જાય તમને। આટલા વિસ્તારમાં તો એ ખેતી કરીને ખાય છે અને ફરીથી રાજનીતિ। એટલા માટે જ કહો છો કે एक मौको केजरीवाल ने, एक मौको ईसुदान ने। सर, सीटें नहीं बताई अभी तक आपने, कितनी सीटें जीत रहे? आप मेरा एक इंटरव्यू करना। अच्छा, जीतने के बाद वो तब तो हमें चुनाव के 3 दिन पहले। अच्छा, 3 दिन पहले। चले 3 दिन पहले एक अरविंद केजरीवालजी નો આ વાયદો છે કે 3 દિવસ પહેલા એ सीटों आकलन પણ થઈ જશે અને सीटों આંકડો પણ આપી દેશે। સરજી, શુક્રિયા हमारे साथ जुड़ने के लिए। ઈસુદાન ભાઈ, આપને પણ આભાર અને શુભકામનાઓ પણ અત્યારથી જ અમારી પણ આપની સાથે છે। જોવાનું રહેશે કે આ શુભકામનાઓ કેટલી ફળે છે। કેજરીવાલજી અને ઈશુદાનજી સાથે આપણે ચર્ચા કરી છે, જો કે એક શબ્દ અહીંયાથી આવ્યો છે કે ફેવિકોલનો આ મજબૂત જોડ છે જનતા સાથેનો, તૂટશે નહીં। જોઈશું, સમય બતાવશે। નમસ્કાર।